हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डेयरडेविल बोर्न अगेन। तो इस वीडियो में मैं आज एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा एंड एपिसोड 3 देखने के बाद मेरा इसको लेके क्या ओपिनियन है एंड इसके अपकमिंग एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं डेयरडेविल बोर्न अगेन की फुल स्टोरी का कंक्लूजन बताऊंगा, तो स्किप मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो मैं एपिसोड 3 की बात करूंगा कि एपिसोड 3 कैसा था। तो ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था एंड ये आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स के एक्साइटमेंट को और अलग लेवल पे लेके जाता है। एंड इसके एंडिंग उफ क्या बोलूँ यार, मैं साला एंड में इमोशनल करके शोक में कौन डालता है यार। आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको मैट मर्डॉक हेक्टर को कोर्ट ले जाने के लिए प्रिजन में जाता है, जहाँ हेक्टर उससे उसके घर पोर्टो रिको के बीच के बारे में बात करता है एंड वो उस बीच को मिस कर रहा होता है एंड वो अंदर ही अंदर उम्मीद हार जाता है कि क्या वो उस प्लेस को फिर से देख पाएगा। लेकिन मैट मर्डॉक हेक्टर को उम्मीद देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड तुम उस बीच और अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओगे। एंड इसी बीच एक सीन में हम पनिशर के स्कल वाला साइन एक वॉल पर बना देखते हैं एंड उसके नीचे म्यूज का नाम लिखा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम रेड हुक पोर्ट पे एक ट्रक को जाता देखते हैं जिसे गुंडा लूट लेता है एंड उन दोनों ड्राइवर्स को गोली मार देता है। फिर उसके बाद हम फिस्को और वनेसा को एक साथ लंच करता देखते हैं एंड हम क्लियरली उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखते हैं, जो बताता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। फिर वनेसा फिस्को को 3 पेंटिंग्स के बारे में बताती है एंड उनके ब्लैक मनी को पेंटिंग खरीद कर व्हाइट में कन्वर्ट करने का बोलती है, बट फिस्को उसे रोकता है कि कंट्रोल वनेसा, कुछ ना करने का दुख मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, जैसे मैं वीडियोस बनाने के लिए नींद त्याग रहा हूँ। फिर उसकी सेक्रेटरी आती है एंड वो फिस्को को रेड हुक पोर्ट वाले इंसिडेंट्स के बारे में बताती है एंड वनेसा फिस्को से कहती है सभी गैंग्स बेकाबू है क्योंकि उन पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। एंड फिस्को इसके रिप्लाई में कहता है लड़ने दो ने एंड मैंने वो दुनिया कब से छोड़ दी है एंड मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ। एंड फिर नेक्स्ट शॉट में हमको फिस्को के हाथ पर चोट दिखती है, जिसको देख के तो ये लग रहा था कि ये बंदा अपने दिन भर की फ्रस्ट्रेशन किसी पे तो निकाल रहा है, सेम लाइक इंडियन हस्बैंड्स। फिर फिस्को के हैंड से ट्रांजिशन लेते हुए हमको मेट के हाथ पे लगी चोटों के दिखाया जाता है एंड वो उस रात को सोचता है जब उसने पोवेल और उसके साथी को तोड़ा था। फिर पोवेल वॉशरूम में आता है एंड इसे जिंदा देखकर मैं हैरान था क्योंकि जिस बेरेमी के साथ मेट ने इन्हें मारा था हमको लगा था कि दोनों खत्म हो चुके थे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। इसके बाद पोवेल मेट से कहता है कि एक लॉयर जो कि एक एक्शन हीरो भी है एंड इसके सवाल कर सुनकर तो ये लग रहा था कि पोवेल शौक में था कि एक अंधे आदमी ने आखिर उन्हें कुत्तों की तरह कैसे मारा। एंड फिर उसके बाद पोवेल और मेट एक दूसरे को धमकी देते हैं एंड मेट उसे कोर्ट में मिलते हैं, बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हेक्टर, पोवेल, मेट और उनके अपोजिशन वालों को देखते हैं एंड पोवेल कटघरे में बैठकर अपना बयान देता है कि उस रात को क्या हुआ था, जो कि ऑब्वियस है झूठ बोलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में मेट चेरी की मदद से जैसे तैसे बच बचा के निक्की टोरेस को कोर्ट लेके आता है एंड वो जज के सामने सच बोल ही रहा होता है, लेकिन इतने सारे पुलिस वालों को देख के इसकी गांड फट जाती है और ये ग्यांडू झूठ बोल देता है कि हेक्टर ने ही उस पुलिस वाले को मारा है और उसके बयान से पलट जाता है। एंड सारे रास्ते बंद होने के बाद मेट हेक्टर को बचाने के लिए सबके सामने जज को बता देता है कि हेक्टर ही है व्हाइट टाइगर। एंड फिर जज होगबर्ग और मेट को अपने ऑफिस में ले जाकर बोलता है कि तुमने उसकी व्हाइट टाइगर वाली आइडेंटिटी को बताने से मना किया था पर अब खुद ही बता दिया, जिसके जवाब में मेट कहता है कि और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसका आखिरी सबूत ही अपने बयान से पलट गया। लेकिन हेक्टर मेट से नाराज था एंड वो मेट से कहता है कम से कम एक बार बता तो देते, आपको हम कुछ कहते हैं। एंड मेट उससे कहता है कि तुम्हें जेल से बचाने के लिए मेरे पास आखिरी रास्ता था। फिर कोर्ट में सभी लोग जिनकी मदद व्हाइट टाइगर ने की थी वो सभी व्हाइट टाइगर निर्दोष है करके अपना बयान देते हैं एंड जूरी फिर हेक्टर को बेकसूर बताती है और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। अब जब फिस्क टीवी पे देखता है कि हेक्टर को फ्री कर दिया है, वो डेनियल को बीबी यूरिक को बुलवाने के लिए बोलता है और फिस्क रिपोर्टर बीबी यूरिक को हेक्टर और जूरी के अगेंस्ट अपना ओपिनियन देता है और कहता है ये विजिलेंटिस कोई हीरो नहीं है। एंड उसके डायलॉग्स के नरेशन में हम हेक्टर अयालो को व्हाइट टाइगर बनता देखते हैं एंड जब वो एक लड़की की मदद के लिए आवाज़ सुनता है और वो हेल्प करने के लिए जाता है तभी उसको कोई सर पे गोली मार देता है एंड जिसने हेक्टर को गोली मारा था वो पनिशर वाले स्कल की वेस्ट पहना होता है एंड हमको ये दिखाने की कोशिश की है कि जिसने हेक्टर को मारा है वो पनिशर है, बट आई थिंक ये पनिशर नहीं है एंड ये कोई और इंसान है क्योंकि पनिशर बिना किसी रीजन के किसी को नहीं मारता है एंड विजिलेंटिस को मारने से पहले वो बहुत सोचता है एंड इवन वो विजिलेंटिस को सपोर्ट भी करता है। एंड हमने सेकेंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड में पोवेल और एक पुलिस वाले के हाथ और गर्दन पे पनिशर के स्कल वाला टैटू देखा था और हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले रूल्स के खिलाफ जाके काम कर रहे हो
और ये भी हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले फिस्क के साथ मिले हो और उन्होंने इस कलर वाला टैटू पहचान के लिए बनाया हो एंड उनके पकड़े जाने पर शक सीधा पनिशर पे जाएगा। अब देखो ये मेरा थॉट है, इस पे अभी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे इस एपिसोड 3 में इसका कोर्टरूम ड्रामा बहुत ही टेंशन से भरपूर लगा, जो एपिसोड 3 देखकर टेंशन फील करवा देती है। एंड कमार दे ला सिरोज जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो एक्टिंग की है बंदा इमोशनल कर देता है एंड यू विल लव हिम एंड उस कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो। बट फिर एपिसोड के एंड में उसे मार भी दिया जाता है और जब उसे गोली मारते हैं लिटरली आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ। अभी तो हम इसके जेल पे छूटने पर खुश हुए थे एंड थोड़ी देर बाद उसे गोली मारकर हमको शोक में डाल दिया जाता है। लिटरली दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। अब चलो ये तो बात हुई एपिसोड 3 की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगा कि अभी तक जो भी हमने डेयरडेविल बोर्न अगेन में देखा है उससे मैंने कुछ कंक्लूड किया है जो काफ़ी हाई चांसेस है कि कहानी उसके अराउंड जाए। तो जैसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, फिस्क मेयर बनना चाहता है और वो विजिलेंटिस को रोकना चाहता है क्योंकि उसके रास्ते में कई बार विजिलेंटिस आए हैं एंड वो उसको हेड भी करता है और वो सबसे पहले डेयरडेविल को रोकने जाता है। बट वो पॉइंटडेक्स्टर से फॉगी को मरवा देता है ताकि मैट कुछ ना कुछ गलती करे जिससे वो उसका किसी को मारने वाला रूल तोड़ दे, ताकि ना चाहते हुए भी उसे डेयरडेविल वाली पर्सनैलिटी छोड़नी पड़े। अब तुम बोलोगे कि पॉइंटडेक्स्टर तो डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में फिस्क का दुश्मन बन गया था, तो वो फिस्क की बात क्यों मानेगा? तो इसका जवाब हमको डेयरडेविल सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जिसमें हमने देखा था कि पॉइंटडेक्स्टर के अंदर कुछ मेटल वाली चीज डाल दी थी एंड उसकी आइस में हमने सर्कल्स देखे थे जिसको देख के लगता है कि उसे प्रोग्राम और कमांड दिया जा सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली फिस्क ने फॉगी को हटा के डेयरडेविल का पत्ता भी कट कर दिया और उसके बाद पॉइंटडेक्स्टर को भी अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि उसे भी उम्र कैद की सजा मिल गई थी। फिस्क ने फॉगी को इसलिए भी मरवाया क्योंकि फॉगी कई बार कानून की मदद से फिस्क के रास्ते में रुकावटें लाता था, तो फिस्क ने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। एंड इस बीच कैरन पेज का क्या हुआ तो मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ। अब जैसे कि हमने देखा था कि फिस्क ने पॉइंटडेक्स्टर, फॉगी और डेयरडेविल को रास्ते से हटा दिया। डेयरडेविल को रास्ते से हटा दिया मीन्स मेट को गिल्ट दे दिया ताकि वो डेयरडेविल ना बन पाए और वो मेट पे नज़र रखे हुए। एंड फिर उसके बाद उसने व्हाइट टाइगर को भी अपने रास्ते से हटाने का सोचा हो और वो कुछ पुलिस वालों की हेल्प से जानबूझ के हेक्टर को फंसाने के लिए सबवे वाला नाटक किया हो और सब कुछ कंट्रोल में ना होने की वजह से उनमें से एक पुलिस वाले की जान चली जाती है। लेकिन उसका अल्टरनेट एक और रास्ता खुल जाता है कि व्हाइट टाइगर को जेल के अंदर हमेशा के लिए डाल दिया जाए कानून की मदद से और फिर टाइम आने पे उसे निपटा दिया जाए। और इसी दौरान फिस्क ने जानबूझ के उन पुलिस वालों को पनिशर के स्कल वाला टैटू और एंड में हेक्टर को मारते वक्त पनिशर के स्कल वाला वेस्ट पहनने को बोला हो ताकि गलती से हेक्टर को मारते हुए कैमरास में रिकॉर्ड हो, तो स्कल वाला टैटू होने की वजह से इल्जाम सीधा पनिशर पे जाए। एंड जब इन सभी क्राइम्स का हायर ऑफिशियल्स को पता चलेगा कि पनिशर ये सब क्राइम्स कर रहा है, तब फिस्क पनिशर को मारने का भी सजेशन दे दे। एंड कैरन पेज की बात करूँ तो हो सकता है फिस्क ने उसे उठा लिया हो और वो उसे टॉर्चर कर रहा हो क्योंकि पेज ने उसके करीबी जेम्स वेस्ली को मारा था और फिस्क वो चीज़ भूला ना हो। और हमने सीजन 3 में देखा था कि फिस्क ने कैरन को मारने के लिए पॉइंटडेक्स्टर को भेजा था और हो सकता है इस सीजन में कैरन पेज को उसने पकड़ लिया हो और उसे टॉर्चर कर रहा हो, जिसके निशान हम फिस्क के हाथ पे भी देख सकते हैं। अब ये चोट के निशाने से हवा में तो नहीं आएंगे, देखना ये बंदा साइड में बैठ के सबके मजे ले रहा है और एंड में पता चलेगा कि इन सबके पीछे ये आदमी है। अब देखो ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कहानी इसके अराउंड चलेगी। एंड फिस्क कितना कमीना है वो सब हमने देखा है कि साले ने कैसे डेयरडेविल सीजन 3 में पूरी FBI को चूतिया बनाया था। अब तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी एंड तुम्हारा इस पे क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।